जिन लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया होगा उन सभी लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री की क्या वैल्यू रह गई, मतलब कि रसायन विज्ञान से ही अब साइंस में ज़्यादा सवाल आते हैं और ऐसे सवाल आते हैं कि जो अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें ये तीसरा चैप्टर है। अगर आपने पहले 2 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जो है वीडियो जाके देख सकते हैं। आज ये तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, सब चीज़ हम सारे फॉर्मूले के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और अंत में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तीसरा चैप्टर है क्लास 9th का। अब सुनते हैं जरा इसको, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो परमाणु क्या है? जो किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई, मतलब उसको हम भाज्य मतलब फिर और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक अन्य भारतीय दार्शनिक जिनका नाम कात्यायन था, उन्होंने भी इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित बहुत सारे साइंटिफिक एवोल्यूशन हुए, कई सारे लोगों ने जो है मतलब अपना शोध किया और ये बताया, क्या बताया कि परमाणु क्या है। परमाणु किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई होता है, मतलब द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है और ये अविभाज्य है, मतलब इसको हम फर्दर विभाज्य नहीं कर सकते। इसी से संबंधित एक वैज्ञानिक थे एंटोनियो लेवाजिए, इनको ही केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान का जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 2 महत्वपूर्ण जो है नियम स्थापित किए। पहला नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजक के 2 नियम दिए। पहला नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहले तो आप याद रख लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने था केमिस्ट्री में, तो एंटोनियो एल लेवासियो ने दिया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन्होंने एक्चुअली में बताया क्या कि जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, मैं आपको मोटा मोटा जल्दी बताते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। मतलब जितना द्रव्यमान से आप अभिक्रिया कराएंगे फाइनल रिजल्ट भी आपको उतने ही द्रव्यमान में मिलेगा। दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। लेवाजी और अन्य वैज्ञानिकों ने इस प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से, ये याद रखिएगा यौगिक की डेफिनेशन क्या होती है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान पर ले जाया जाए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप जल का लेंगे तो जल 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का अनुपात 2 है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 है। तो ये जल जो है ना यौगिक है। अब ये यौगिक में जो 2 तत्व हैं वो 2:1 में ही रहेंगे, चाहे जहां आप लेके जाएंगे। ठीक है, अब इनके द्रव्यमान का अनुपात, जैसे यौगिक में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। तो इसी तरीके से अमोनिया में भी देखेंगे 14:13 होता है, मतलब नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन जो है वो 3 रेशियो में होता है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम भी है, इसको भी आप याद रखिए। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है भाई, ये याद रखिए। अब ये जॉन डाल्टन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। अब क्या है, अंग्रेजी रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया।
ठीक है, द्रव्य का सबसे छोटा कण। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। डाल्टन ने क्या कहा था, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होता है। जो भी मैटर्स हैं वो सारे छोटे छोटे एटम से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। वो सिर्फ कन्वर्ट भले हो सकते हैं लेकिन परमाणु हमेशा वही रहते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान हमेशा समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मान लो आप हाइड्रोजन ले लोगे, ऑक्सीजन, इनके तत्वों का जो परमाणुओं का गुणधर्म होगा वो सेम नहीं होगा। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है, मतलब जो आपने देखा। आप अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे परमाणु में छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक अपक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट सीधे एसिटिक अम्ल होते हैं। तो देखो ये द्रव्यमान संरक्षण पे क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, आप तो एक बार क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा। परमाणु क्या होता है, परमाणु आपने पढ़ा, आपने किसी इमारत की दीवार, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि किसी भी चीज़ की जो रचनात्मक यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट, वो परमाणु होते हैं। परमाणु कितने छोटे होते हैं, सबसे छोटा कण मैंने बताया, तो इतने छोटे होते हैं ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पनाएं तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु को जब एक एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा है तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तो 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 नैनोमीटर। या 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10 की पावर 9 नैनोमीटर। इस हिसाब से परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या अगर आप देखेंगे तो 10 की पावर -10 सबसे छोटा, जल अणु के 10 की पावर -10, इसी हिसाब से सबकी छोटी। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। चींटी जो होती है उसकी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -3। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है तो इसे हम नगण्य आंखों से कैसे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो प्रतीक, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है, आधुनिक सहायता से देखा जाता है। इनके प्रतीक क्या है, पहले देखो होता क्या था कि जहाँ से ये पाए जाते थे उन्हीं के हिसाब से इनका प्रतीक बनाया गया था। कुछ ये डायग्राम के हिसाब से इनको जो है वो निरूपित किया जाता था। लेकिन अब जब क्या है, अब जब वो नया आया, जो नया नोमेनक्लेचर हुआ उसके हिसाब से, जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से भी उत्पन्न हुआ था पहले, कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से लिया गया। ठीक है, अब क्या आया, अब एक आया IUPAC, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन, इसको आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृत प्रदान करता है। ठीक है, अब जो भी होता है, तो अब तत्वों को क्या लिखा जाता है, प्रायः उनके जो प्रारंभिक अक्षर हैं, जैसे हाइड्रोजन को H से, या उनके कुछ बीच के लेटर्स को मिला के लिखा जाता है। यही चीज़ इसमें बताया गया है। जैसे हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम में LAL। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी छोटा होगा। कोबाल्ट में CO ना कि CO। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनते हैं। उदाहरण क्लोरीन, ZN, मतलब वो डिफाइन नहीं है, जैसे भी बना दिया गया है। और अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों के से बनाया गया। उदाहरण आयरन, लोहा जो है ये आयरन का प्रतीक है Fe, जो उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न हुआ। तो जो आप ये सब चीज़ें देखते हैं वो याद है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक के क्रमशः नाइट्रियम तथा केलियम से व्युत्पन्न हुआ है। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब कुछ तत्वों के प्रतीक आप देख लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आना चाहिए। जैसे सिल्वर है Ag हो गया, सिलिकॉन, पोटेशियम, ये सब चीज़ें आती होंगी, नहीं आती तो एक बार बस देख लीजिए कि आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संरचना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली बात समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए अग्रसर हुए। मतलब जो स्थिर अनुपात आपने पढ़ा था कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अणुओं की, तत्वों का जो है द्रव्यमान स्थिर होता है। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के एवं उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के सापेक्ष परमाणु को ज्ञात किया। जैसे ठीक है, अब हम यहाँ एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है विषैली गैस है जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। आपको पता है, कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन का कितना ग्राम, 3 ग्राम, तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने
कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। ठीक है, अपने 4/3 अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1 यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि ये मान लीजिए कार्बन अगर 1 है तो 4 इससे कितना ज़्यादा है, तो 1/3 किया तो 0.33% आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को एएमयू द्वारा लिखते थे। एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, प्रारंभ में। लेकिन आजकल आईयूपीएसी के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसे यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधा। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने बहुत सारे इंसान निकाले। अब देखो हमको क्या समझना है, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाया गया। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तरबूज वाली चीज़ें इन्होंने बताया कि क्या तरबूज होता है। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उनके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग द्वारा परिभाषित किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बताएंगे। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 23। ये याद करने की जरूरत नहीं, जब भी देगा प्रश्न में तो आपको देगा ही। ठीक है, नहीं तो कुछ हो सकता है तो याद कर लीजिए। अब परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। अब अणु और आयन क्या होता है, ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये अणु तथा अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू। द्रव्य मतलब मैटर की हम बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को और एक परमाणु को आंखों द्वारा देखा जाना क्यों नहीं संभव? क्योंकि बहुत ही छोटा कण होता है। परमाणु द्रव्यमान का जो डिफिनेशन था वो यहाँ पे आपको पता है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब आगे चलते हैं। अणु क्या है? साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, अणु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। जैसे क्या है? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से अगर करेगा तो एक ही जो है तत्व है। ठीक है, इसके परमाणु। अब तत्वों के अणु क्या होते हैं? किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश अधातुओं में, जैसे हाइड्रोजन हुआ, उसी तत्व के एक परमाणु द्वारा निर्मित है। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन को कभी हम सिंगल नहीं लिखते, इसके 2 परमाणु लगते हैं एक तत्व बनाने के लिए, एक अणु बनाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसे द्वि परमाणु कहा जाता है। या आज आपको द्वि परमाणु त्रिक परमाणु समझ में आ जाएगा। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते तो हम इससे ओजोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। याद रखिएगा, परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं, जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बांध से बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता। जैसे अधातु है तो अधातु में आर्गन हो गया 1 परमाणु, हीलियम 1 परमाणु, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है, नाइट्रोजन 2 परमाणुक। तो धातु में सोडियम 1 परमाणु का आयन, मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं वो 1 परमाणुक होती हैं। यौगिकों के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में। अब ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब कुछ यौगिकों के अणु, जैसे जल है, जल में क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, इनका द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन का 14:3 होता है। तो हाइड्रोजन में द्रव्यमान अनुपात अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, तो इसका द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु
द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान जो आएगा वो 1 आएगा। ऑक्सीजन का कितना आएगा, 1/2। तो जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 2:1 में आता। अभी आगे हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। आयन क्या होता है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। चाहे देखो आप एक बात याद रखो कि जितने भी अणु होते हैं, ठीक है, या जितने भी यौगिक होते हैं वो आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव होंगे या निगेटिव, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, जो यौगिक चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन चार्ज पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश, नेट चार्ज विद्यमान होता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित को ऋणायन, एनायन किसे कहते हैं, ऋण आवेशित को, और धनायन को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को जब आप लेंगे तो NaCl, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये Na+ और Cl- से मिलकर बना है। परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश, उसे बहुपरमाणुक कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्ययन 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, 5:2। ये सारे अनुपात आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट मेन है वो रासायनिक सूत्र लिखना क्या होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक प्रतीकात्मक, मतलब कि उसमें कौन सा तत्व कितने रूप में, मतलब उसके कितने अणु वहाँ पे हैं, उसके फॉर्म में। जैसे भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सफलतापूर्वक हम सब देखेंगे। किसी तत्व की संयोजन क्षमता अथवा उस तत्व की संयोजकता। अब आप याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि संयोजकता क्या होती है। हम ऐसे याद करेंगे संयोजकता। अगर जब तक आप संयोजकता नहीं याद करेंगे तब तक आप एक समीकरण नहीं बना पाएंगे, इसीलिए केमिस्ट्री लोगों को टफ लगती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग किया। हमेशा याद रखिएगा किसका यूज किया जाता है, संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। जैसे हम समझेंगे अब कुछ सामान्य सरल एवं बहुगुणक आयन, जैसे सोडियम है। सोडियम पे एक चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, पोटेशियम नेगेटिव। देखो ये सब दिया गया है। तो अब जैसे ये क्या है, इनकी संयोजकता सबकी 1 है, ठीक है, +1, ठीक है भाई। ये चीज़ आप समझो। कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, संयोजकता को कोष्ठक में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो आयरन में 3 इसकी संयोजकता है, यहाँ पे 2 संयोजकता है। अब आयरन में 3 क्या है, जैसे यहाँ पे आयरन 2 भी संयोजकता दिखाता है और यहाँ 3 भी दिखाता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, हाइड्राइड की संयोजकता -1। देखो तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 होती है, उसी हिसाब से अमोनिया की 4, NH4+1 होता है। तो इस हिसाब से संयोजकता अगर आपको याद रहेगी तो आप कर पाएंगे। आगे हम लोग देखो देखते हैं। अब इसमें भुजाएं दिया गया है, इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है MgCl, अब यहाँ पे MgCl हम लिखते हैं। अब इसको हमको जोड़ना है, तो ऊपर से हम मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2। Cl की कितनी संयोजकता है, तो Cl की संयोजकता होती है क्लोरीन की 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन की संयोजकता 1 माइनस में है, ये प्लस में है और ये कितना है, माइनस में। अब इसको अगर हमको जोड़ना है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, बस इसकी संयोजकता का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या आएगा, MgCl2। जो ये बनता था वो संयोजकता का ही खेल है, ठीक है भाई। किसका खेल है, संयोजकता का। अब जैसे मान लो हम आपको एक सिंपल उदाहरण बताते हैं कि एक हाइड्रोजन है, H2O है। ये कैसे संयुक्त होता है तो हम जरा देखते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। आप ऊपर देख सकते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2। अब ये कैसे जुड़ेंगे, तो 2 चीज़ आप समझिए, इसको समझिए। हाइड्रोजन के पास एक अणु होता है या एक परमाणु होता है जो मतलब ये इसे ईजिली दे सकता है, और ऑक्सीजन के पास कितने परमाणु चाहिए, 2। तो इसको संतुलित करने के लिए आप बेसिकली ये समझिए कि आप इसको इसकी संयोजकता का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या आएगा, H2O। और यही जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है, यही समीकरण। तो ऐसे ही सारे यौगिक के सूत्र बनते हैं। जैसे NaOH, सोडियम और OH। अब Na के ऊपर क्या होता है, सोडियम के ऊपर आप देखेंगे तो प्लस होता है। यहाँ पे शायद नहीं दिया गया है, या दिया गया होगा तो
सोडियम का जो संयोजकता होती है वो प्लस और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो जो चार्ज होता है वही बेसिकली संयोजकता होती है। तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। अब -1 और +1 दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो NaOH। हम इसमें साइन को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रासायनिक समीकरण बनते हैं। इसको आप याद रखिए। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, मतलब वीडियो पॉज करके दोबारा सुनिए सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें होती हैं। अब सरल यौगिकों के सूत्र, इसमें कुछ सूत्र दिखाए गए हैं जिसमें यही बताया, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन लिखो, क्लोरीन और क्लोरीन लिखो। तो हाइड्रोजन का भी कितना होता है, वैलेंसी 1 और इसका भी 1 होता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही फॉर्मूला बनेगा। तो ये क्या है, HCl, इसीलिए इसमें कुछ नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, तो H और यहाँ सल्फाइड, H का 1 होता है, सल्फाइड का 2, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला हमेशा क्या बनेगा, H2S। ऐसे नहीं कोई चीज़ लिख दिया गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का कितना होता है 4 और टेट्राक्लोरीन का कितना होता है 1। अब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, CCl4। तो ये सारे फॉर्मूले इस पर लिखे गए हैं, ठीक है भाई। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कि COH का बताया, कैल्शियम का कितना होता है 2, हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 1। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो C और OH का होल ट्वाइस। अब लोग कहेंगे इसका नीचे क्यों लिखा गया है कि ना ही CaOH का। जब एक सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो उसके लिए कोष्ठक का उपयोग किया है। तो OH के कितने आयन हैं, 2 से अधिक आयन है, 1 से अधिक, तो इसलिए कोष्ठक का यूज किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप कहीं पढ़ा रहे होंगे या पेपर में आएगा तो आप बना सकते हैं। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड का आपको बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाना है, तो एक तरफ एल्यूमिनियम लिखिए और एक तरफ क्लोराइड लिखिए। एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए और क्लोराइड की संयोजकता लिखिए। तो आपको उसके बाद दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लोरीन का 1 होता है, एल्यूमिनियम का शायद 3 होता है, तो ये यहाँ से हो जाएगा AlCl3, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो Mg का 2+ होता है तो 2 होता है, और हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस। तो इस हिसाब से आपको बनाना होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अब क्या है, परमाणु द्रव्यमान की तो हम लोग अवधारणा कर चुके हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान होता है जिसमें परमाणु इकाई यूनिट द्वारा व्यक्त किया। जैसे हाइड्रोजन जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल, तो हाइड्रोजन के हम करते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। तो इसका टोटल कितना हो गया 1। अब हाइड्रोजन के अणु, अब जल में हाइड्रोजन के अणु कितने होते हैं 2, तो 2 इंटू इसका परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 इंटू 16, तो ये इसका आया। इसी हिसाब से HNO3 का है। तो ये चीज़ भाई आप याद, अच्छे से याद रखना। सूत्र इकाई द्रव्यमान का, किसी पदार्थ की सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी से करते हैं जिससे हम आणविक द्रव्यमान का परिकलन करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का आपको करना है, इसे इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन। तो सोडियम और क्लोराइड, तो सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, क्लोराइड से हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। परमाणु द्रव्यमान यहाँ लेके हम किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करिए, जो भी चीज़ें फंस रही हैं उसको कमेंट में करके बताइए, और NCERT के नोट्स जरूर बनाइए। सिर्फ 10-15 दिन या 20 दिन में आपके सारे NCERT के चैप्टर खत्म हो जाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।